हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी जॉन कीट्स की अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम, जो अपने सिलेबस में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के न्यू सिलेबस में है। उसमें अबाउट द पोएट हमने डिटेल से बात की थी। जॉन कीट्स के वर्क, अबाउट द पोएट और कुछ पॉपुलर उनके अन्य बैलेड और उनके डिटेल से हमने बात हुई थी। आज के वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है। इस पोएम का कंप्लीट इसका जो थीम है वो थीम किस पे बेस्ड है और ये किस स्टाइल में लिखी हुई है। इसका जो डिक्शन है पोएम का वो डिक्शन क्या है, अबाउट द पोएम हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला है लेकिन बहुत मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत ही कम समय में मोस्ट इम्पोर्टेंट और काम की बातें, जो भी एग्जाम की दृष्टि से बातें हैं वो सब बातें हम करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पे और देखिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका टाइटल जो है वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, ये इसका पूरा टाइटल है। ये फर्स्ट लाइन है एंडेमियन पोएम की ओपनिंग लाइंस में से फर्स्ट लाइन है ये, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। तो इसका पूरा टाइटल यही है। Opening lines of Endymion, a poem by Keats published in 1818। 1818 में जॉन कीट्स के द्वारा पब्लिश की हुई एक बहुत ही बड़ी पोएम है जिसका नाम है एंडेमियन। उसकी ओपनिंग लाइन है ये, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये एंडेमियन पोएम की ओपनिंग लाइन है। इस पोएम का पब्लिकेशन जो हुआ था वो 1818 में हुआ बाई टेलर एंड हेसी। ये बात आप विशेष याद रखेंगे कि इसका पब्लिकेशन जो है वो किसने किया। तो ये पब्लिकेशन के लिए ये आपको साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है भाई टेलर एंड हेसी। ये दो लोगों का आप नाम याद रखें, इनके द्वारा इस पोएम का पब्लिकेशन किया हुआ था। एंडेमियन इज डेडिकेटेड टू द लेट पोएट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एंडेमियन जो पोएम है ये डेडिकेट की हुई है जॉन कीट्स के द्वारा टू द लेट पोएट। एक लेट पोएट है थॉमस चैटरटन। एंडेमियन जो पोएम है जॉन कीट्स के द्वारा 1818 में लिखी हुई वो डेडिकेट की हुई है थॉमस चैटरटन। ये जॉन कीट्स के एक बहुत ही करीबी फ्रेंड थे जो बहुत ही कम एज में 17 साल की एज में इन्होंने सुसाइड कर लिया था। और ये जो पोएम है ये जॉन कीट्स ने डेडिकेट की है अपने फ्रेंड थॉमस चैटरटन को। ये देखिए थॉमस चैटरटन की मैं एक पिक्चर है आपके सामने ये लेके आया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मैटर स्थायी तरीके से याद रहे और अच्छे से समझ में आए। ये थॉमस चैटरटन है, 17 साल की एज में जो है थॉमस चैटरटन कमिटेड सुसाइड इन हिज रूम एट द एज ऑफ 17। ये थॉमस चैटरटन ने जिन्होंने 17 साल की एज में सुसाइड कमिट कर लिया था। ये जो पोएम है एंडेमियन जॉन कीट्स ने डेडिकेट की है थॉमस चैटरटन को। दिस पोएम इज रिटन इन राइमिंग कपलेट्स। ये पोएम जो है वो राइमिंग कपलेट्स में लिखी हुई है। पोएम की जो स्टाइल है, जो डिक्शन है पोएम का, वो राइमिंग कपलेट में लिखी हुई ये पोएम है इन आयम्बिक पेंटामीटर। और ये जो है साथियों आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई पोएम है ये, ऑल्सो नोन एज हेरोइक कपलेट। और ये हम सब जानते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर का जो दूसरा नाम होता है इसको हेरोइक कपलेट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किए हुए, उनमें आपको पता है कि शेक्सपियर के जो सोनेट है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे हुए हैं, वहाँ हेरोइक कपलेट का यूज देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये जो पोएम है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी हुई, ये भी राइमिंग कपलेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है जो हेरोइक कपलेट के नाम से जानी जाती है। इसके आगे हम देखते हैं तो ये है कि एंडेमियन, देखिए थोड़ा इसको देखते हैं। एंडेमियन जो है ये एक बहुत बड़ी पोएम है। इसके 4 पार्ट्स बने हुए हैं इस पोएम के। ये 4 पार्ट्स के अंदर ये जो है पोएम है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 इसके पार्ट है, एंडेमियन पार्ट 1, पार्ट 2। जैसे पैराडाइज लॉस्ट के अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, ऐसे एंडेमियन एक बहुत बड़ी पोएम है, इसके 4 सेक्शन बने हुए हैं, 4 पार्ट्स इसके बने हुए हैं। और ये करीबन जो है वो 4000 लाइन्स की जो है ना एक बहुत बड़ी पोएम्स है। और अपने यहाँ जो एक्सट्रैक्ट इसका दिया हुआ है, शुरू की ओपनिंग लाइंस का एक एक्सट्रैक्ट निकाल के दिया हुआ है। दोस्तों ये जो एंडेमियन है ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर ऐसा माना जाता है, अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी एंडेमियन वाज अ हंटर और अ किंग। कुछ का मानना है कि ये एक हंटर था और कुछ मिथोलॉजी में कई जगह ये भी देखने को मिलता है कि ये कोई किंग था। तो ज़्यादातर जगह यही देखने को मिलता है कि एंडेमियन जो है एक हैंडसम शेफर्ड था। ये एक हैंडसम शेफर्ड है और जिसको
इस पोएम में पूरी स्टोरी जो है वो एंडेमियन एक हैंडसम शेफर्ड की है, जो माउंट एटमॉस नाम के पर्वत पर एक गुफा है, उस गुफा के अंदर जो है ये सोया हुआ है। और मून गॉडेस जो सेलेना, जो सिंथिया के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीक मिथोलॉजी में है। तो सेलेना जो सिंथिया है, मून गॉडेस, वो शी फॉल्स इन लव विद एंडेमियन, और उसने जो है इसको वहाँ गुफा के अंदर इटर्नल स्लीप के अंदर इसको जो है ना सोने का और एक का ब्लेस दिलवा दिया है अपने भाई के द्वारा। ये वहाँ जो गॉडेस ऑफ मून है सेलेना, सिंथिया हमेशा एंडेमियन को एक हैंडसम शेपर्ड के रूप में ही देखना चाहती है कि ये ओल्ड ना हो जाए, इसलिए इसको उस गुफा में इटर्नल ऐसा माना जाता है। उस गुफा में इटर्नल जो है ये सोया हुआ है, हमेशा के लिए ये यूथ ही रहेगा। और डेली जो है सेलेना इसकी विजिट करती है और डेली इससे मिलके जाती है सेलेना। कितनी मज़ेदार बात है। ये देखिए साथियों, एंडेमियन है, एक हंटर है और एक डॉग के साथ में दो भाले लिए हुए, और इस माउंट एटमॉस की गुफा में जो है ये बैठा है। और सेलेना जो गॉडेस ऑफ मून है, वो देखिए ये गॉडेस ऑफ मून है जो इससे मिलने आया करती है। इस तरीके से इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार है और ये जो पूरी पोएम है ये इसी थीम पे बेस्ड है। एंडेमियन और सेलेना इन दोनों की ग्रीक मिथोलॉजी पे बेस्ड है पूरी पोएम है। इसके अलग अलग जो 4 सेक्शन है, ऐसा मानना है कि सेक्शन ए में जो एंडेमियन का पार्ट 1 है, उसमें शेपर्ड जो एंडेमियन है फॉल्स इन लव विद अ विजन ऑफ मून गॉडेस, उसको सिंथिया से जो है प्यार हो जाता है। पार्ट 2 के अंदर सिंथिया की सर्च के अंदर वो अपने किंगडम को लीव कर देता है, अपना किंगडम छोड़ के और उसकी सर्च करने लग जाता है। पार्ट 3 के अंदर वो अंडरवर्ल्ड ग्लोसिस के कर्स के से मिलता है और एक उसके बारे में कंप्लीट वहाँ कई प्रकार के स्ट्रगल किए जाते हैं। और पार्ट 4 के अंदर अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख के सिंथिया से मिल लेता है। इस तरीके से करके इसके 4 पार्ट अलग अलग बनाए हुए हैं। नाउ हम बात करेंगे सेंट्रल थीम और आइडिया की। पूरी पोएम जिस थीम पर बेस्ड है, जिस आइडिया पर, सेंट्रल आइडिया जो पोएम का है वो देखिए आप। नेचर एंड ब्यूटीज परमानेंस, ये जॉन कीट्स के लिए, तो हम सब जानते हैं कि जॉन कीट्स की लगभग मोस्ट ऑफ द जो पोएम्स हैं वो नेचर एंड ब्यूटीज परमानेंस, यानी ब्यूटी की परमानेंस को दिखाया जाता है इसके अंदर कि ब्यूटी इज फॉरएवर। एंड्यूरिंग जॉय, जॉय जो होता है ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर का जो जॉय है वो हमेशा के लिए होता है, वो परमानेंट होता है, वो एंड्यूरिंग जॉय होता है। ब्यूटी एज अ रिफ्यूज, इसके बाद में इस पोएम का थीम जो है वो ये है कि ब्यूटी जो है वो एज ए रिफ्यूज है, एक शरण के रूप में है। इंसान को जब जब जीवन में किसी प्रकार की भी कोई डिफिकल्टी आएगी या कोई दुख, कोई सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ भी होगा, और वहाँ अगर थिंग ऑफ ब्यूटी, अगर उसके दिमाग में कहीं का भी कोई पहले का कोई सीन, कोई थिंग ऑफ ब्यूटी अगर उसको दिख जाएगा, कोई माइंड में आएगा, तो ये एक रिफ्यूज की तरह है। थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है वो हमेशा के लिए इन सैडनेस और इसको ख़त्म कर देगी, इसको डिलीट कर देगी। यानी हम अपने सैडनेस और डिप्रेशन के अंदर जहाँ रिफ्यूज लेते हैं वो एक ब्यूटी की जगह है, वो यानी थिंग ऑफ ब्यूटी है जो इसको डिलीट करती है। तो ब्यूटी एज अ रिफ्यूज यहाँ इसका थीम है, इस पोएम में दिखाया गया है। इसके बाद जो है ह्यूमन रिजिलेंस। ह्यूमन रिजिलियंस का मीनिंग दोस्तों ये होता है कि मानव जो है अपनी डिफ़िकल्टीज और जो नेगेटिविटी है, जितने भी सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन स्ट्रगल से जो है ओवरकम हो जाता है। रिजिलियंस का मीनिंग ये होता है कि एबिलिटी टू बाउंस बैक, कोई भी कठिन परिस्थितियों से जब हम अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार बाउंस बैक करते हैं, उससे जब वापस अपनी स्थिति में आते हैं नॉर्मल में, तो उसको रिजिलियंस कहते हैं। तो इस पोएम के अंदर ये भी थीम है कि ह्यूमन रिजिलियंस, कि किस प्रकार से प्रकृति के सुंदर ऑब्जेक्ट की शरण में जाके और एक इंसान जो है अपने दिन प्रतिदिन की लाइफ के जो सैडनेस और जो नेगेटिविटी है उसमें रिजिलियंस पा लेता है, यानी बाउंस बैक कर लेता है, वो भी केवल प्रकृति के शरण में आके। कनेक्शन टू अर्थ, और इस प्रकार से अपना जो कनेक्शन है वो परमानेंटली अर्थ से बन जाता है, धरती से, इस संसार से, अपना अर्थ से जो है वो एक कनेक्शन बन जाता है। क्योंकि हम जब भी नेगेटिविटी होती है हम बाउंस बैक करते हैं, इसकी शरण में आते हैं और अपने और अर्थ के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। नेचर एज सोर्स ऑफ होप एंड इंस्पिरेशन, जॉन कीट्स की मोस्ट ऑफ दी सभी पोएम्स का ये थीम है। क्योंकि कीट्स जो है एक हेलेनिस्ट पोएट है, ग्रीक आर्ट और उसकी ब्यूटी से बहुत प्रभावित होने वाला पोएट है।
तो ये नेचर को समझता है एक हीलिंग। नेचर को जॉन कीट्स जो है हीलिंग पावर समझता है, सोर्स ऑफ होप एंड इंस्पिरेशन समझता है कि नेचर जो है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर जो है वो अनंत काल तक परमानेंट सोर्स ऑफ होप है, परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय है और परमानेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इस तरीके से करके इस पोएम का कंप्लीट समरी है, अबाउट द पोएम है। आप इसमें अपने अपने तरीके से आप नोट्स बनाएं, पूरी चीज़ों को एक एक पॉइंट को आप लिख के और याद करें और नोट्स बनाएं। पूरी कोशिश ये रहेगी कि बहुत शॉर्ट और स्वीट में आपको पूरा मैटर दिया जाए, इसमें एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जिस तरीके का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हुआ है एक एक चीज़ को सॉर्ट आउट करके तरीके से पढ़ने का, बिल्कुल आपको वही आपके लिए मैटर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पोएम के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए।